4 जून का सभी देशवासियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, खासतौर पर देश के सियासतदानों को। लेकिन 4 जून आई तो बड़े बड़े सूरमाओं के सपने मिट्टी में मिला गई। बड़ी बड़ी पार्टियों का अहंकार ध्वस्त कर गई और अंधकार में डूबी कई पार्टियों को नया सवेरा दिखा गई। 4 जून को आए आम चुनाव के नतीजों ने इस बार सबको हैरान कर दिया है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है। साल 2014 में 282 और साल 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार कुल 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है। हालांकि बीजेपी ने एनडीए की बैसाखी के सहारे सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का जादुई आंकड़ा तो पार कर लिया है, क्योंकि एनडीए के खाते में करीब 292 सीटें आई हैं। लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन 234 सीटों के साथ अब भी रेस में बना हुआ है और कभी भी बीजेपी को बड़ा झटका दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हैरान कर देने वाले चुनावी नतीजे सामने आने के बाद देश के तमाम राज्यों से दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। इस बार हुए आम चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई है। एनडीए के सहारे बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार तो कर लिया है, लेकिन सरकार बनाने की डगर फिलहाल मुश्किल लग रही है। अब बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो 2002 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री रहते हुए एक छत्र राज किया, लेकिन अब उन्हें गठबंधन की बैसाखी का सहारा लेना ही पड़ेगा। और इस वक्त उनकी सरकार बनने की बैसाखी के 2 प्रमुख पाए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बने नजर आ रहे हैं। अगर ये 2 नाम पीछे हट गए तो फिर मोदी सरकार की तीसरी बार सरकार बनाने का सपना धाराशायी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वहीं बात करें इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उन्होंने बीती जनवरी में ही पलटी मारकर वापस एनडीए का दामन थाम लिया था और उसी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा। उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करते हुए जेडीयू ने बिहार में 12 सीटों पर जीत भी दर्ज की, तो वहीं बिहार में बीजेपी के खाते में भी 12 सीटें आईं। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट मिली, यानी बिहार में एनडीए को कुल 30 सीटें मिली हैं। ऐसे ही कुछ चुनावी समीकरण एनडीए के साथ आंध्र प्रदेश में भी बन रहे हैं, जहां राज्य के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं। टीडीपी भी एनडीए में शामिल है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नीतीश और नायडू दोनों ही कुछ समय पहले तक मोदी सरकार का पुरजोर विरोध करते थे, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए में आए और अब अच्छी खासी सीटें निकाल ली हैं, तो अब एनडीए गठबंधन में उनकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले करीब 22 सालों से अकेले चलने वाले मोदी के सामने अब इन पुराने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती खड़ी हो गई है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इन दोनों नेताओं के किंगमेकर की भूमिका में आ जाने से मोदी सरकार दबाव में आ सकती है। उनके मुताबिक ये सरकार बिना नीतीश और नायडू की बैसाखी के चल नहीं पाएगी। वैसे नीतीश कुमार का तो सबको पता ही है, वो किस तरह मौसम की तरह बदलते रहते हैं। जब देश ने मोदी की गारंटी का भरोसा नहीं किया, तो मोदी आखिर कैसे पलटू राम नीतीश की गारंटी पर भरोसा कर सकेंगे। वैसे भी नीतीश और नायडू दोनों ही राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और अलग तरह की सोच रखते हैं, इसलिए वो सत्ता समीकरण बनाने से पहले ही उसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे और अपनी हर मांग पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। अब जानकारों का कहना है कि तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में 240 सीटें लाना कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी जीत का टारगेट ही इतना बड़ा फिक्स कर दिया था कि अब बीजेपी चुनाव जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रही है और विपक्ष हार कर भी जश्न मना रहा है। खैर, अब जब चुनावी नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है, तो उसे अब एनडीए के सभी घटक दलों को साथ लेकर चलना होगा। ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि मोदी की 10 साल की सत्ता में किसी की भागीदारी नहीं थी सिवाय खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के। लेकिन अगर अब वो सत्ता में लौटते हैं तो भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। सबकी सुनेंगे तभी सरकार चला पाएंगे और इसके लिए मोदी को वाजपेयी मॉडल अपनाना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो एनडीए में 24 दल थे, फिर भी सरकार पूरे 5 साल तक चली। गठबंधन में तालमेल बिठाने की वाजपेयी की कुशलता की वजह से ही उनकी सरकार 5 साल तक टिक पाई थी।
अब बात की जाए विपक्षी दलों की, तो मंगलवार को चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद से ही उनका जोश भी हाई होने लगा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल के चेहरे से तो मुस्कान हटती नजर नहीं आ रही थी। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। क्या आप कहना चाहेंगे? यूपी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर घटता देखकर इंडिया गठबंधन ने खुलेआम एनडीए के घटक दलों को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी। सबसे पहला बयान लालू की बेटी मीसा भारती का सामने आया, जिन्होंने अपने चाचा नीतीश कुमार को वापस बुलाने के लिए खिड़की और दरवाजे दोनों खोल दिए। देखिए, ये जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र की महिलाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के अभिभावकों की जीत है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता आक्रोश था उसमें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शरद पवार ने नीतीश और नायडू से बात की है, लेकिन उन तमाम दावों का खंडन भी होता रहा। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कहा कि देश की जनता उनसे सही फैसला लेने की उम्मीद कर रही है, तानाशाही को खत्म करके और लोगों की बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। अब आम आदमी पार्टी नेता की अपील का कितना असर इन दोनों नेताओं पर होता है, ये तो 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब देश में बनने वाली सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में ही है। अब ये दोनों किसकी किस्मत बनाते हैं और किसकी बिगाड़ते हैं, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।